स्टैंडर्ड 5 हिंदी, पेज नंबर 47। मुल्ला नसरुद्दीन चित्रकथा, मतलब एक स्टोरी है, एक कहानी है मुल्ला नसरुद्दीन की, जो यहाँ चित्र के साथ बताई गई है। ये भी एक ऐसी ही स्टोरी है जिसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, ना ही आपके कोर्स में आएगी, ना ही एग्ज़ाम में आएगी। सिर्फ आपके इंजॉयमेंट के लिए रखी है, जिससे आपको मज़ा आए पढ़ने में। आया समझ में? हाँ, इससे सीख ज़रूर मिलेगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, चलिए। एक दिन बादशाह के दरबार में चीन देश से एक विद्वान आए। दरबार भरा हुआ था एक दिन। वहाँ कौन आए? चीन देश से एक विद्वान आए। ये बादशाह है, उनका दरबार भरा हुआ है, और ये चीनी है जो कि एक विद्वान है, जो चीन से आए हैं। चलिए। महाराज, क्या आपके दरबार में कोई मेरे 3 सवालों के जवाब दे सकता है? उस चीनी विद्वान ने क्या पूछा कि महाराज, आपके दरबार में ऐसा कोई है जो मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दे सके? तो राजा ने बोला, हाँ हाँ, अवश्य पूछिए, आपके 3 सवाल क्या है? आप पूछिए तो सही, आपके सवाल क्या है? जरूर जवाब मिलेंगे। विद्वान ने अकड़ कर पूछा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है, सब नीची नजरें कर लेते हैं, लेकिन क्यों? चलिए। पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? आकाश में कुल कितने तारे हैं? तथा मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? ये इस चीनी के 3 प्रश्न हैं। कौन से हैं? फिर से पढ़िए। ये चलिए। पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? मतलब कि पूरी पृथ्वी का बीचों बीच वाला बिंदु। आकाश में कुल कितने तारे हैं? किसी ने गिने हैं आज तक? कोई भी जवाब दे दो, सही ही होगा। मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? ये भी थोड़ी कोई गिनने वाला है, कोई भी उत्तर दे दो। लेकिन इसमें क्या होता है वो देखते हैं हम। चलिए। ये 3 सवाल ऐसे हैं कि इनके परफेक्ट आंसर किसी को नहीं पता थे, तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है, सब नीची नजरें कर लेते हैं। अरे हुजूर, क्या मुझे यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ेगा? फिर से चीनी बोला। किसी ने जवाब नहीं दिया, सबने नजरें झुका ली। तो चीनी ने पूछा, अरे हुजूर, महाराज, क्या मुझे यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ेगा? मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे मुझे? नहीं नहीं, रुकिए, हमें पूरा विश्वास है कि मुल्ला नसरुद्दीन आपके सवालों के जवाब अवश्य देंगे। राजा ने किसका नाम लिया? मुल्ला नसरुद्दीन का। क्या बोला राजा ने? कि आप जरा शांति रखिए, मुझे विश्वास है कि जो मुल्ला नसरुद्दीन है हमारे दरबारी, वो आपके प्रश्नों के जवाब ज़रूर देंगे। तभी मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर दरबार में आए। जैसे ही राजा ने बोला कि आप ज़रा रुकिए, मुल्ला नसरुद्दीन आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे, तभी मुल्ला नसरुद्दीन आते हैं। कैसे आते हैं? अपने गधे पर सवार होकर। कोई घोड़े पे आता है, कोई चल के आता है, कोई घोड़ा गाड़ी में आता है। ये भाई साहब मुल्ला नसरुद्दीन गधे पे बैठ के आए। मुल्ला जी, ये विद्वान कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं। राजा ने बोला मुल्ला नसरुद्दीन को कि मुल्ला जी, ये जो विद्वान आए हैं जिनसे, वो कुछ सवालों के जवाब मांग रहे हैं। जी बादशाह सलामत, आप निश्चिंत रहिए। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या बोला? हाँ हाँ महाराज, आप निश्चिंत रहिए, ज़रूर जवाब मिलेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन विद्वान से बोले, पूछिए आपका पहला सवाल क्या है? फिर मुल्ला नसरुद्दीन, वो तो बाद में आए ना, तो उन्हें पता नहीं था कि कौन से सवाल है, तो उन्होंने फिर से पूछा कि विद्वान बताइए, आपका पहला सवाल क्या है? तो मेरा पहला प्रश्न है कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? तो ये चीनी विद्वान ने पूछा फिर से कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? तो मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराते हुए बोले। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या किया? मुस्काया और बोले
मेरे गधे के पीछे वाले दाहिने पैर के नीचे। मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या आंसर दिया कि मेरा गधा जो यहाँ पे खड़ा है उसके पीछे का जो दाहिना पैर है उसके नीचे पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। पर यह तुम कैसे कर सकते हो, वो चीनी ने पूछा। मुल्ला नसरुद्दीन विश्वास के साथ बोले, ठीक है, आप गज मंगवा कर स्वयं ही पृथ्वी के दोनों सिरे नाप कर देख लीजिए। तो चीनी ने बोला कि आप कैसे बता सकते हैं कि ये सही जवाब है। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या बोला, कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप हाथी मंगवाइए और पृथ्वी के दोनों सिरे से मापना शुरू कर दीजिए। पहले इस कोने से मापिए, फिर उस कोने से मापिए। अब कौन सा कोई मापने वाला है कि पृथ्वी कहाँ से कहाँ शुरू होगी, कहाँ पे ख़त्म होगी और केंद्र बिंदु कहाँ पे आएगा। तो ठीक है, आप गज मंगवा कर स्वयं ही पृथ्वी के दोनों सिरे नाप कर देख लीजिए, मुल्ला नसरुद्दीन बोले। तो चीनी विद्वान ने बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। तो वो चीनी विद्वान मान गए कि कोई बात नहीं, चलिए आपने जो बोला कि गधे के पीछे के दाहिने पैर के नीचे पृथ्वी का केंद्र बिंदु है वो सही जवाब है। चीनी ने मान लिया। अब दूसरा सवाल। विद्वान सपकाते हुए बोले, मतलब ऐसे हम जोर से बोले कि जैसे उन्हें पता ही था कि मुल्ला इसका जवाब नहीं दे सकता है। उन्होंने पूछा, आकाश में कुल कितने तारे हैं। तो मुल्ला नसरुद्दीन तुरंत बोले, जितने रोए मेरे गधे के सिर पर है, शरीर पर है। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या बोला कि मेरे गधे के ऊपर रोए मतलब रोंगटे, रुआटी जो गुजराती में हम बोलते हैं। जितने मेरे गधे के शरीर पर बाल है उतने आकाश में तारे हैं। आपने गधे के रोए कब गिने? चीनी ने पूछा कि तुमने कब गिने गधे के बाल। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने बोला, जब आपने आकाश के तारे गिने। नहीं कोई तारे गिनने वाला था, ना ही कोई गधे के बाल गिनने वाला था, दोनों को पता था। लेकिन ये दिमाग की बात है, आप अपना दिमाग किस तरीके से यूज़ करते हो। जैसे ही चीनी ने पूछा कि आकाश में कितने तारे हैं, तो मुल्ला ने तुरंत बोला कि जितने गधे के शरीर पर बाल है। अब कौन सा कोई आकाश के तारे या गधे के बाल गिनने वाला था। तो फिर से चीनी विद्वान को मानना पड़ा कि सही जवाब है। विद्वान झेप कर बोले, ठीक है, मेरा तीसरा प्रश्न है कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल है। अब तीसरा क्वेश्चन कि चीनी की दाढ़ी में कितने बाल है। जितने बाल मेरे इस गधे की पूंछ में है उतने। अब जो गधा खड़ा था, ये गधा ही पूरा आंसर निकला। गधे की पूंछ में जितने बाल हैं उतने बाल इस चीनी विद्वान की दाढ़ी में है, ऐसा आंसर दिया। पर इसका क्या प्रमाण है, वो चीनी ने पूछा कि इसका प्रमाण क्या है कि दाढ़ी में जितने बाल है उतने ही बाल गधे की पूंछ में भी है। देख लीजिए, न एक भी बाल कम होगा और न ज़्यादा। अब कौन सा वो दाढ़ी के बाल गिनने वाला था और गधे के पूंछ के बाल गिनने वाला था। तो मुल्ला ने बोला, कोई बात नहीं, आप गिन लीजिए, एक बाल ना कम है ना ज़्यादा है। वो तो पूरे विश्वास से बोल रहा था। विद्वान नसरुद्दीन के जवाबों से हक्के बक्के रह गए। विद्वान क्या हो गए, हक्के बक्के हो गए। मुल्ला नसरुद्दीन ने ऐसे जवाब जो दिए थे, नसरुद्दीन उनके पास आकर बोले, यदि प्रमाणित करना है तो मुझे आपकी दाढ़ी में से और गधे की पूंछ में से एक एक बाल उखाड़ना होगा। मुल्ला ने क्या बोला कि अगर आपको प्रमाण चाहिए कि दाढ़ी के बाल और गधे के पूंछ के बाल दोनों सेम ही है, ना कम है ना ज़्यादा है, तो आपको दोनों में से एक एक बाल मुझे देना पड़ेगा। जैसे ही मुल्ला नसरुद्दीन ने विद्वान की दाढ़ी की और हाथ बढ़ाया, विद्वान घबरा कर बोले। जैसे ही मुल्ला प्रमाण लेने के लिए दाढ़ी का बाल ऐसे खींचने गया, आगे हाथ बढ़ाया, तभी विद्वान घबरा कर बोले, नहीं नहीं, रहने दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। तो विद्वान ने क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं गिनना है, आपने जो जवाब दिए मुझे स्वीकार है, मैं मानता हूँ कि मैं हार गया हूँ और आपके तीनों के तीनों जवाब सही है। बादशाह और सभी दरबारी गण ने मुल्ला नसरुद्दीन की प्रशंसा की। मुल्ला ने इतने अच्छे जवाब जो दिए थे
तो क्या हुआ, बादशाह ने और दरबारी गण ने मुल्ला नसरुद्दीन की प्रशंसा की। अरे वाह नसरुद्दीन, वाह मुल्ला, क्या बात है, तुमने बहुत अच्छे से जवाब दिए बिना घबराए और दिमाग का इस्तेमाल करके। बादशाह ने उन्हें प्रसन्न होकर पुरस्कार में कुछ अशर्फियाँ दी। बादशाह ने क्या किया, खुश होकर कुछ अशर्फियाँ दी मुल्ला नसरुद्दीन को। वाह मुल्ला जी, आपने तो कमाल कर दिया। अरे वाह मुल्ला नसरुद्दीन, आपने तो कमाल कर दिया, कितनी अच्छी बात है। तो यहाँ पे इस कहानी में आप लोगों ने क्या सीखा कि आंसर क्वेश्चन कोई भी हो, घबराना नहीं चाहिए, आपको पूरे विश्वास से उसका जवाब देना चाहिए, चाहे सही हो चाहे गलत हो। इसमें तो उसके क्वेश्चन भी गलत थे कि आकाश में तारे कितने हैं, दाढ़ी में बाल कितने हैं, अब कौन सा वो गिन के आया था या फिर हम गिनने वाले थे। लेकिन फिर भी मुल्ला ने उसके क्वेश्चन के आंसर दिए कि गधे के शरीर पे जितने बाल हैं उतने आकाश में तारे हैं, और पूंछ में जितने बाल हैं उतने उसके दाढ़ी में बाल है। अब ना तो वो गधे के बाल गिनने वाला था, ना ही पूंछ के बाल गिनने वाला था। लेकिन आप अगर टेक्निक की तरीके से देखना चाहे तो वो जवाब सही है कि नहीं। तो हमेशा दिमाग से काम लेना चाहिए, कभी भी कोई बात सुनकर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आया समझ में? चलिए, अब है चैप्टर 6, जापान। क्या है जापान? जैसे हमारा इंडिया है वैसे ही जापान एक देश है। अब यहाँ पे जापान के बारे में कुछ बताया है, क्या है वो हम चैप्टर पढ़ेंगे सीखेंगे तो ही पता चलेगा, है कि नहीं। आइए, एशिया महाद्वीप में जापान एक ऐसा देश है जो चारों ओर समुद्र से घिरा है। जापान कहाँ पे आया हुआ है? एशिया में, और ऐसी जगह पे है ये देश कि जिसके चारों ओर समुद्र है। ये जापान है और उसके चारों ओर समुद्र है। यह अनेक छोटे छोटे और 4 बड़े द्वीपों का समूह है। कैसा है जापान? छोटे छोटे तो कई सारे, अनेक छोटे छोटे और 4 बड़े हैं और छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे द्वीपों का समूह है जिससे एक देश बना है जापान। आया समझ में? सूर्योदय सबसे पहले जापान में होता है। हमने एसएस में सीखा, सोशल स्टडीज में, है ना, कि सबसे पहले सन कहाँ पे राइज करता है? जापान में। इसलिए जापानी अपने देश को निपान कहते हैं। जापान देश को लोग क्यों निपान बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले सूर्योदय वहाँ पे होता है। वहाँ के लोग बहुत ही परिश्रमी, देशभक्त और ईमानदार होते हैं। कैसे हैं वहाँ के लोग? परिश्रमी, देशभक्त और ईमानदार। जैसे कि हर देश के लोग होते हैं, हमारे देश के लोग हम भी परिश्रमी हैं, देशभक्त हैं। अगर हमारे झंडे को कोई गलत सलत बोले या फिर इधर उधर रख दे तो हमें भी गुस्सा आता है, क्योंकि वो हमारा गर्व है, हमारा स्वाभिमान है, स्वाभिमान है। वैसे ही हर देश के लोग अपने अपने देश के प्रति ईमानदार होते हैं, देशभक्त होते हैं। अपने देश के प्रति देश प्रेम की भावना जापानियों में कूट कूट कर भरी होती है। अपने देश के प्रति देश प्रेम की भावना जापानियों में कैसी होती है? कूट कूट कर भरी हुई। सबके अंदर देश प्रेम भरा हुआ है। इस संबंध में अनेक घटनाएं हैं। अब ये हम कैसे मान लें कि वो सारे देश प्रेमी हैं? तो इनके संबंधित कई सारे घटनाएं हैं, जिनमें से एक घटना इस प्रकार है। यहाँ पे एक कहानी है जो दिखाती है कि जापान के लोग देश प्रेमी हैं। एक बार जापान के एक विद्यालय में स्वामी रामतीर्थ जी को आमंत्रित किया गया। किसको आमंत्रित किया गया? रामतीर्थ, स्वामी रामतीर्थ जी को आमंत्रित किया गया। निश्चित तिथि को स्वामी जी वहाँ पहुँच गए।
12 तारीख को बोला था, तो 12 तारीख को स्वामी जी वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने विद्यालय के एक विद्यार्थी से प्रश्न पूछा। जैसे ही स्वामी जी वहाँ पे गए, एक विद्यार्थी उन्हें मिला, तो उन्होंने उससे पूछा विद्यार्थी को कि तुम किस धर्म को मानते हो। विद्यार्थी ने निर्भीक होकर कहा बौद्ध धर्म को। तो विद्यार्थी ने क्या बोला? बौद्ध धर्म को मानता हूँ मैं। जैसे हम यहाँ पे है ना, हिंदू है, मुस्लिम है, पंजाबी है, वैसे ही वहाँ पे एक विद्यार्थी ने क्या बोला कि मैं बौद्ध धर्म को मानता हूँ। स्वामी जी ने फिर पूछा, बुद्ध के बारे में तुम क्या सोचते हो? अगर तुम बुद्ध धर्म को मानते हो तो बुद्ध के बारे में तुम क्या सोचते हो? विद्यार्थी ने कहा, महात्मा बुद्ध तो भगवान हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। फिर उस विद्यार्थी ने जापानी प्रथा के अनुसार भगवान बुद्ध को प्रणाम किया। स्वामी जी ने पूछा कि तुम बुद्ध के बारे में क्या सोचते हो? तो विद्यार्थी ने नम्रता से बोला, बहुत प्यार से बोला कि महात्मा बुद्ध तो भगवान हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। और फिर जापानी प्रथा के लोग जिस तरीके से प्रणाम करते हैं, उस तरीके से उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया। जैसे कि हम भारतीय हैं, हम हाथ जोड़कर भगवान की पूजा करते हैं, उसी तरह वहाँ के लोग अलग तरीके से पूजा करते हैं। तो उस तरीके से उसने प्रणाम किया भगवान बुद्ध को। स्वामी जी ने विद्यार्थी से पुनः प्रश्न किया, अच्छा बताओ। अब स्वामी जी फिर से पूछा उस विद्यार्थी को, कन्फ्यूजियन के बारे में तुम क्या जानते हो? किसके बारे में? कन्फ्यूशियस, उसके बारे में तुम क्या जानते हो? पेज टर्न कीजिए। विद्यार्थी बोला, जी वे एक महान संत थे। क्या बोला विद्यार्थी ने? कि कन्फ्यूशियस जो है वो एक महान संत थे। यह कहकर उस विद्यार्थी ने फिर कन्फ्यूशियस को भी प्रणाम किया। फिर से उस विद्यार्थी ने उनके बारे में बताया और फिर से उसे प्रणाम किया। अंत में स्वामी जी ने पूछा, यदि किसी देश की सेना तुम्हारे देश पर आक्रमण करे और उस सेना के सेनापति महात्मा बुद्ध या कन्फ्यूशियस हो, तब तुम क्या करोगे? आखिर में पूछा स्वामी जी ने कि तुम भगवान बुद्ध को मानते हो, कन्फ्यूशियस के बारे में तुम जानते हो, लेकिन अगर कोई देश तुम्हारे देश के ऊपर हमला कर दे और दूसरे देश के जो सेनापति है वो भगवान बुद्ध या फिर कन्फ्यूशियस हो, तो तुम क्या करोगे? अब बच्चा क्या जवाब देगा? तो स्वामी जी का प्रश्न सुनकर विद्यार्थी का चेहरा क्रोध से तमतमाने लगा। अब विद्यार्थी को गुस्सा आ गया था। अब तक उसने प्यार से जवाब दिया, लेकिन अब उसे गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से से बोला, यदि कोई मेरे देश की ओर आंख उठाकर भी देखेगा तो मैं उसकी आंखें ही फोड़ दूंगा, फिर चाहे बुद्ध हो या कन्फ्यूशियस। अब उसके देश की बात आ गई थी, तो उसने क्या बोला, अगर कोई मेरे देश की तरफ आंख भी उठाएगा, उसके बारे में बुरा सोचेगा, बोलेगा या फिर हमला करेगा, तो मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा, फिर चाहे वो भगवान बुद्ध हो या फिर महात्मा कन्फ्यूशियस, कोई भी हो, मैं कुछ नहीं देखूंगा। मेरे देश के प्रति जो भी आएगा हमला करने के लिए, मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में आगे देखेंगे। ओके, तो आपका होमवर्क देख लीजिए। पेज नंबर 53 पे जो नए शब्द है वो आपको लिखने हैं। ओके, फिर पेज नंबर 55 क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर पे टिक करना है, वो टेक्स्ट बुक में ही फिलअप करना है। फिर भाषा की बात क्वेश्चन नंबर 1 वो भी टेक्स्ट बुक में ही फिलअप करना है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 2 सही शब्द चुनकर लिखना है। ब्रैकेट में क्लूज दिए हैं, उसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है। आया समझ में आपको आपका होमवर्क?
आपका होमवर्क है पेज नंबर 53 पर नए शब्द जो है वो हिंदी नोटबुक में लिखने हैं। फिर पेज नंबर 55 पर क्वेश्चन 2 एंड भाषा की बात, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पेज नंबर 56 पर है वो आपको टेक्स्ट बुक में ही फिलअप करने हैं। ओके, आया समझ में? थैंक यू।